आज नहीं, बहुत पहले से बहुत सारे लोग हैं जो समाज के बारे में अच्छा सोचते आए हैं और कुछ लोगों ने समाज के बारे में बहुत अच्छे काम किए। हेलो, मदना पंचायत युवा संगठन के जो मकसद है वो बहुत सीधे और बहुत सटीक मकसद है। ऐसा मकसद है ही नहीं जिसको समझने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ऐसा मकसद नहीं है जिसको समझने के लिए आपको समाज में बहुत ऊंचे तबके पे होना जरूरी है। बहुत सीधा और बहुत सटीक मकसद है हमारा मकसद है जागरूकता, जनहित और जन कल्याण। हमारी लड़ाई जो शुरू हुई मदना पंचायत युवा संगठन 15 अगस्त 2019 को जो अस्तित्व में आया, उसका सिर्फ एक मकसद था कि अपने पंचायत को बेदार करना, अपने पंचायत के लोगों को बेदार करना, अपने पंचायत के लोगों को जागरूक करना। जिस एज में मैं हूं वो यूथ ग्रुप में हम लोग आते हैं, नौजवान कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर हमको हमारे पंचायत के लोगों को, पंचायत को जागरूक करना है तो ऐसे समाज के कौन से वर्ग के लोग होंगे जिनको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूंगा, जो मुझे अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो तबका ही नौजवान का है, क्योंकि नौजवान तादाद में भी पंचायत में सबसे ज्यादा है। नौजवान ने अपने घरों की जिम्मेदारी उठा रखी है। तो अगर एक तरीके से कहा जाए तो लगभग हर एक नौजवान अपने घर का मुखिया है। अगर उनके अब्बा रिटायर हो गए हैं, कमाने की स्थिति में नहीं है, उम्र की उस सीमा पर है, तो हर नौजवान अपने अपने घर का मुखिया है। इसीलिए मदना पंचायत युवा संगठन ने सोचा कि हमारे लिए सबसे जरूरी और सबसे आसान होगा कि हम नौजवानों को जोड़ें, नौजवानों को समझें, नौजवानों को समझाएं और नौजवानों को एक जिम्मेदारी दें, नौजवानों को एक संकल्प लेने के लिए कहें कि आप संकल्प लीजिए जागरूक बनने का। आप तमाम लोग जितने भी नौजवान हैं, नौजवान के अलावा भी जो लोग हैं, अगर सभ्य और सुसज्जित समाज चाहते हैं हम, तो हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा जागरूक होने की। हमें खुद में एक नौजवानों को संकल्प लेना पड़ेगा कि वो खुद पहले जागरूक होने। जब आपने ये संकल्प ले लिया कि आप जागरूक बनेंगे या आप जागरूक हैं, तब आप जिम्मेदारी लीजिए अपने परिवार को जागरूक करने की। क्योंकि जमाना आज का ऐसा हो गया है और जमाना ऐसा है कि किसी पे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। दलाली ठेकेदारी वाले दौर पहले हमारे बाप दादाओं ने देखी। अब धीरे धीरे जिस तरीके से देश समाज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई है, तो अब वो दलाली ठेकेदारी वाला मसला उतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि बहुत पुराना है तो बहुत जल्दी खत्म नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अभी कम हो गया। और कम होने का कारण ये है कि आजकल नौजवान अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लिए, घर से लेके बाहर तक, समाज से लेके परिवार तक, हर जगह नौजवान है। बड़े इत्तेफाक की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पंचायत में अभी भी नौजवानों की तरफ ना कोई देखता है, नौजवानों के बारे में ना कोई सोचता है, नौजवानों को ना ही कोई सुनता है। नौजवानों को अगर देखा जाए तो एक तरीके से कोई वैल्यू ही नहीं करता, जबकि नौजवानों की तादाद सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर शारीरिक ताकत देखी जाए तो एक बूढ़े में और एक नौजवान में किसमें होगी? नौजवान में होगी। महिलाओं में और नौजवान में किसमें शारीरिक ताकत ज्यादा होगी? नौजवानों में है। अगर मदना पंचायत युवा संगठन वहां होता है तो भी, और अगर मदना पंचायत युवा संगठन को पता चलता है तो भी, हम गरीबों की एक निडर आवाज बन करके कुछ समय में जरूर उभरे। और इसकी सारा का सारा इस बात का जो श्रेय है, ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा आगे भी होगा, इस बात का सारा श्रेय किसको जाता है? आपके घर के नौजवान को, आपके घर के नौजवान को, आपके घर के नौजवान को, मदना पंचायत के नौजवानों को इसका श्रेय जाता है। अगर मदना पंचायत युवा संगठन की विचारधारा पवित्र नहीं होती, पाक साफ नहीं होती, तो आज 400-500 नौजवान जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं। कितने ऐसे हैं जो जुड़े नहीं है लेकिन फिर भी वो मदना पंचायत युवा संगठन की विचारधारा से सहमत है।
मदना पंचायत युवा संगठन को अपना समर्थन देते हैं। ये उनकी कामयाबी है कि आज मदना पंचायत युवा संगठन जहाँ पर भी होता है। देखिए हमारे समाज में, हमारे पंचायत में 2-3 चीजें हैं जो बहुत बहुत खुलेआम होती है। पहला सीनाझोरी, दूसरा चोरी और तीसरा घूसखोरी। 3 चीजें हमारे समाज में, हमारे पंचायत में बहुत समय से एकदम जकड़ रखा था हमारे पंचायत को, अभी भी जकड़ रखा हुआ है। सीनाझोरी, चोरी और घूसखोरी। सीनाझोरी मतलब आपसे कमीशन की बात करेंगे रोड पे, चाय दुकान पे 10 आदमी बैठा रहेगा तो भी तो कागज देने चला, पाई न देना, पाई लावा, ये सीनाझोरी हुआ। चोरी जो हमारे लिए, हमारे पंचायत के लिए, हमारे वार्ड के लिए सरकारी फंड आते हैं जो सामूहिक होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते। जैसे रोड, नाला, गली पक्कीकरण, ये सामूहिक चीजें हुई, तो यहाँ पर ये लोग चोरी करते हैं। और घूसखोरी, आपको प्रधानमंत्री आवास दिए, आपको शौचालय दिए तो माल निकालिए। तो चोरी और घूसखोरी तो अभी भी बरकरार है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चोरी और घूसखोरी तो अभी भी बरकरार है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि सीनाझोरी जरूर खत्म हुई है जब से मदना पंचायत युवा संगठन आया। अब कोई प्रतिनिधि अगर दम है, किसी प्रतिनिधि में दम है तो खुलेआम जिस तरीके से पहले चाय दुकान पे, पान दुकान पे नहीं 4 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने में वसूली करते थे कमीशन की, अब करके दिखाए। अब करते हैं, आपके घर में जाएंगे, आप अकेले में रहेंगे तब जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं रहेगा तब जाएगा। तो चोरी और घूसखोरी अभी भी बरकरार है, चोरी और घूसखोरी अभी भी बरकरार है, लेकिन सीनाझोरी को हमने जागरूकता के दम पे थोड़ा सा दबाया जरूर है। देखिए जागरूक होना एक शिक्षित होने से बेहतर है। जागरूक होना शिक्षित होने से बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखिए शिक्षित होने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। शिक्षित होने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जागरूक होने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने कई बार कहा कि समाज के जो लोग, समाज के नौजवान अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, शिक्षित बनना चाहते हैं, समझदार की कैटेगरी में आना चाहते हैं, समझदार की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो जागरूक बनिए। जागरूक बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जागरूक बनने के लिए आपको आपकी सोच पे, आपको आपकी सोच पे काबू पाना, आपको किसी मसले को समझना, ये जरूरी है। होता क्या है, देखिए किसी ने कहा कि भाई मजदूर इतना मजबूर क्यों है। मैं भिवंडी शहर में हूँ और भिवंडी शहर का इतिहास मेरा इतिहास, शायद वैसा इतिहास है जैसे खून का रिश्ता होता है, वैसा ही रिश्ता है। आज ये भिवंडी ना होते, भिवंडी के लोग ना होते और खास करके भिवंडी का लोग ना होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। तो भिवंडी का मेरे जीवन में, मेरे ही नहीं, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, भिवंडी का योगदान, यूथ का योगदान मदना पंचायत के 95% परिवार में जाता है। खास करके मुस्लिम तबके के जितने भी लोग हैं वो तो मतलब 95 या 98%। हमारे यहाँ मुस्लिम सबसे ज्यादा कहाँ है हमारे पंचायत में, गिदरगंज में और जमीला बाजार में सबसे ज्यादा। और दोनों जगह के लोग को देख लीजिए, 95-97% लोग भिवंडी पे आश्रित हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं घर पे होता हूँ और भिवंडी का प्लान करता हूँ, भिवंडी में कुछ मिलने का प्लान करता हूँ, अपनी बात रखने का प्लान करता हूँ, आने का प्लान करता हूँ, तो जो समाज के दुश्मन हैं, जो गरीबों के गद्दार हैं, और गरीबों के गद्दार को नहीं पता है आप लोगों को, गरीबों के गद्दार को जनप्रतिनिधि नहीं है, गरीबों के गद्दार हैं दलाल, गरीबों के गद्दार हैं ठेकेदार, गरीबों के गद्दार हैं गठबंधन की जो सरकार चलाते हैं। अभी चुनाव आ गया है, अभी गठबंधन की सरकार चलेगी, नहीं कोई मुखिया प्रत्याशी होगा तो कहेगा कि समिति में हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम मुखिया में हमको सपोर्ट करो, वार्ड में हम तुमको सपोर्ट करेंगे, सरपंच में तुम हमको सपोर्ट करो। तो ये होगी गठबंधन की सरकार। समाज के जो गरीबों के जो गद्दार हैं वो दलाल हैं, ठेकेदार हैं और गठबंधन की
सरकार है, यही है गरीबों के असल गद्दार। अदरवाइज जनप्रतिनिधि तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, जनप्रतिनिधि तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, कोई ऐसा तो होता। लेकिन दलाल ठेकेदार तो एकदम मुस्तैदी से अपना शिकंजा समाज पे कस रखा है। बड़े अफसोस की बात है कि ये दलाल ठेकेदार, ये भ्रष्टाचारी गैंग के जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी गैंग के लोग हैं। आपको क्या लगता है, आपके पास जो भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं वो आपके पास कमीशन वसूलने के लिए नहीं आते हैं? आते हैं क्या? नहीं आते हैं। चेन बना रखी है कड़ी, और कड़ी ऐसी कि इससे पहले मैं नहीं रहता था, 2-3 साल पहले से पहले मैं नहीं रहता था, तो मुझे बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं था। अब जनप्रतिनिधि आएगा, अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मालूम है आप लोगों को? 21 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक, 21 अगस्त से लेके 27 अगस्त 2021 तक नामांकन के, नॉमिनेशन के टाइम है। 14 सितंबर 2021 को वोटिंग होंगे, 14 सितंबर 2021 को वोटिंग होंगे। 15 नहीं 16 और 17 को आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कि आज उस दिन से आपके पंचायत का, आपके वार्ड का, आपके पंचायत समिति क्षेत्र का, आपके जिला पार्षद क्षेत्र का, सामाजिक न्याय के लिए पंच का और सरपंच का आपने किसको जिम्मा दिया है। 14 सितंबर 2019 को मतदान हो जाएंगे और 16 और 17 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। इतना इस बार जल्दी एक दिन के बाद रिजल्ट आने का कारण यह है कि मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला पार्षद के जो चुनाव होंगे हैं, जो वोटिंग होंगे हैं, वो ईवीएम से होंगे। सरपंच और सरपंच के पंच के जो वोटिंग होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे। इसीलिए 16 और 17 2 दिन का टाइम दिया गया है। तो मैं उस मुद्दे पर था कि आखिर हमारे समाज में जो अंधकार है वो ऐसा क्यों अंधकार है, आखिर जो पक्षपात है वो पक्षपात क्यों है, आज घूसखोरी लगान क्यों बन गया। आज आप ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जहां पर घूसखोरी कम ज्यादा नहीं है, पर ऐसा मदना पंचायत एकलौता पंचायत है जहां पे घूसखोरी लगान बन चुका है। अब आपको समझना पड़ेगा कि घूसखोरी क्या होता है और लगान क्या होता है। घूसखोरी वो होता है कि आदमी की हैसियत देखी, कोई बहुत अमीर है उससे घूस लेना है 2000, कोई उससे गरीब है 1500 में काम चला लेगा, कोई सब बहुत गरीब है 500 में काम चला लेगा। ये घूसखोरी हुआ, ये घूसखोरी हुआ। किसी जेन्युइन काम को करवाने के लिए या करने के लिए असंवैधानिक तौर तरीके से लिया गया जो भी पैसा होता है वो घूसखोरी कहलाता है। तो घूसखोरी में भी क्या होता है भाई, जो घूसखोरी करते हैं वो ये देखते हैं कि किसके पास कितना पैसा है, जिसके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा है, जो बहुत कम है उससे बहुत कम, जो बीच का है उससे थोड़ा बढ़ा करके ले लिए। हमने कहा कि मदना पंचायत में घूसखोरी तो लगभग हर जगह है, पर मदना पंचायत में घूसखोरी लगान बन चुका है। लगान मतलब क्या? लगान का मतलब ये है कि आप कोई भी हो, आपकी स्थिति कुछ भी हो। अंग्रेजों के जमाने में आपने देखे ना, एक लगान फिक्स कर दिया, नहीं तुम्हारी खेती हो नहीं हो, तुम्हारा व्यापार चले न चले, तुम्हारा अंजाम कुछ भी हो, तुमको अपनी चमड़ी बेच के भी देना है, तो जितना लगान फिक्स कर दिया अंग्रेज ने उतना तुमको पहुंचाना है। तो हमारे यहाँ घूसखोरी लगान बन चुका है। प्रधानमंत्री आवास 20,000, शौचालय 2000। यही नहीं कि कोई गरीब है या किसी के पास है ही नहीं, विधवा है, दिव्यांग है, महिला है, तलाकशुदा है, तो चलो 2000 के बजाय 1000 ले लिए, 500 ले लिए, नहीं लिए, ऐसा नहीं है, फिक्स कर देता है। तो अब स्थिति हमारे पंचायत की खास करके बहुत अलग स्थिति पे पहुंच चुकी है। मतलब ऐसी स्थिति पे पहुंच चुकी है कि अगर इसका निराकरण अब न किया गया तो जिस हिसाब से लॉकडाउन ने दुनिया की आर्थिक स्थिति से लेके, देश की आर्थिक स्थिति से लेके, आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी आर्थिक स्थिति को इतना कमजोर कर दिया है कि अगर अब भी सरकारी मदद सही लोगों तक बिना पक्षपात किए, बिना भेदभाव किए इंसाफ के साथ नहीं पहुंचेगा तो गरीब अभी भी
अभी भी गरीब पूरी जिंदगी कमा करके एक घर और अपने बच्चे की शादी कर लेता था और उस दुनिया से रुखसत हो जाता था, ये दो जिम्मेदारी निभा करके। अब हो सकता है कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, कहने का मतलब देखिए, जब से लॉकडाउन से आए हैं आज आप देख लो पेट्रोल के रेट कितने हैं, 100 रुपए लीटर पहुंच गए हैं। एक बार पेट्रोल का रेट बढ़ गया, दूसरी किसी चीज का रेट बढ़ेगा तो तीसरी चौथी पांचवी चीज के रेट नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी ईंधन का, किसी भी फ्यूल का रेट बढ़ गया, डीजल, पेट्रोल, गैस, एलपीजी, ये सब ईंधन में आते हैं, इसका रेट अगर बढ़ गया तो बाकी तेल से लेके नमक तक, कपड़े से लेके साबुन तक और ब्रश से लेके बाहर वाली जितनी भी चीजें हैं, तमाम चीजों के रेट दोगुना बढ़ जाते हैं। तो अब अगर सरकारी मदद बिना पक्षपात किए लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो मुश्किलात गरीबों के लिए खास करके बहुत बढ़ जाएगी। मैं कंसर्न इसलिए हूँ, चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि मदना पंचायत युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ और बड़े गर्व से के साथ कहता हूँ कि आज मदना पंचायत युवा संगठन के अगर लगभग 400 सदस्य हैं तो 400 में से 380-85 वैसे हैं जो भिवंडी में या दिगर किसी और प्रदेश में काम करते हैं, माइग्रेंट लेबर है और प्रवासी मजदूर जिसको कहते हैं, है कि नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए लगभग 97-98% लोग अप्रवासी मजदूर हैं, 1-2% दूसरे कैटेगरी के हैं, सेठ है या बस्ती चलाते हैं या दूसरा कोई और बिजनेस करते हैं, पर 97-98% अभी भी लोग अप्रवासी मजदूर हैं। और गरीब मजदूर की जो संख्या यहाँ भिवंडी में है वही मदना पंचायत में भी है। हमने समय समय पर, मदना पंचायत युवा संगठन ने समय समय पर जैसी जागरूकता की जरूरत पड़ी हमने वो जागरूकता की, चाहे छोटी सी छोटी जानकारी देने से हो, चाहे राशन की जागरूकता हो, चाहे रोजगार की जागरूकता हो या दिगर आयुष्मान भारत कार्ड की जागरूकता हो, चाहे जो कुछ भी जानकारी हमारे पास आती है। देखिए, मदना पंचायत युवा संगठन का जो पहला उद्देश्य है वो जागरूकता है। मैं कई सालों से कहता आ रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। आज आप सोचिए, आपको लाभ मिल रहे हैं और जानकारियां नहीं मिल रही है। आपको लाभ मिल जाते हैं पर आपको जानकारियां नहीं मिलती है। बिना जानकारी के जागरूकता संभव नहीं है। और इत्तेफाक देखिए, और ये ब्रह्मांड का कटु सत्य है, इस दुनिया का कई ऐसी सच्चाई होगी जिसको बदली नहीं जा सकती। उसी तरीके से एक सच्चाई यही है कि अगर गरीबों को मारना है, गरीबों को बर्बाद करना है, किसी को भी बर्बाद करना है तो उसकी जानकारी उसको ना दो। आज आप यहाँ पर हैं और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जानकारी का जीवन में, सूचना का जीवन में कितना उपयोग होता है और कितना जरूरी है किसी भी चीज का सूचना पाना। आप यहाँ पर हैं, घर में आपका मोबाइल खराब हो जाए और कोई तीसरा व्यक्ति आपको आपके घर की जानकारी नहीं दे पाए, आप सोचिए आपके साथ कैसा होगा। किसी भी चीज के बारे में जानकारी का होना आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान पहले सबसे ज्यादा जरूरी थे। उसके बाद जब लोगों वातावरण की स्थिति खराब हुई तो लोगों को बीमारी बहुत ज्यादा होने लगी, तो कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ अब जीने के लिए दवाई भी जरूरी है। उसी तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई के साथ साथ आपको सही जानकारी, जो देखो जानकारियां आपको मिलती है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको जानकारियां नहीं मिलती है, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती, पूरी जानकारी नहीं मिलती। हमको या तो गलत जानकारी मिलती है, या भ्रमित करने वाली जानकारी मिलती है, या अधूरी जानकारी मिलती है। हमारी लड़ाई यही है कि जानकारी, आपने देखा वार्ड नंबर 12 में जो रोड बने थे, और जिस वीडियो को एक चीज और बता दूं, मदना पंचायत युवा संगठन का वो वीडियो जितना वायरल हुआ है उतनी तेजी में मधुबनी जिला के अंदर में आज तक कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुए। 6 दिन में 60 लाख लोगों ने देखा था। अभी तक उस वीडियो पे 6.8 मिलियन 68 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। आप वहां पर, आपको क्या लगता है किस बात की लड़ाई चल रही थी मेरी और वहां पर जो लोग मौजूद थे?
चाहे वो मुखिया के आदमी हो या जो भी आदमी हो। लड़ाई हमारी चल रही थी जानकारी की, हमारी लड़ाई कोई और की नहीं चल रही थी। गिट्टी बालू सीमेंट उसकी लड़ाई नहीं चल रही थी, हमारी जानकारी चल रही थी जानकारी की, कि अगर आप पंचायत में सरकारी फंड से कोई काम कर रहे हो तो उसकी जानकारी दो। और अल्लाह का, भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है कि वो रोड मदना पंचायत के इतिहास में, वो रोड मदना पंचायत के इतिहास में इकलौता रोड है जहां पर पहले बोर्ड लगे और फिर रोड बने। जब तक बोर्ड नहीं लगाया तब तक रोड नहीं बनेगा। ये मैं कोई गलत आंकड़े पेश नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। आप उसी पंचायत के हैं, आपके ही गांव में, आपके ही वार्ड में 10 ऐसी रोडें होंगी, आप आंखें बंद करके देख लो कि कितने पे बोर्ड लगी हुई है। ये जागरूकता था कि आप सरकारी काम कर रहे हो तो कम से कम उसकी जानकारी दो, वरना भ्रष्टाचारी गैंग के लोग क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारी गैंग के लोग कहते हैं कि ये फला साहब तो अपने पैसे से बना रहे हैं, मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड मेंबर जी। अरे जो चरन्नी नहीं छोड़ा, जो चरन्नी नहीं छोड़ता है वो अपने फंड से रोड बना देगा। ये लड़ाई हमारी जानकारी की थी कि हमको जानकारी दो। जब तक जानकारी नहीं दिए तब तक काम नहीं करने दिए। जानकारी दी और काम शुरू हो। देखिए हर चीज का एक सिस्टम होता है। गिट्टी बालू सीमेंट में आज अपने यहाँ क्या होता है, 10 लाख की योजना है, 4 लाख 5 लाख मार दिए, 3 नंबर 4 नंबर की का हार वाला बालू नहीं, जितना देना चाहिए सीमेंट उसका 25% देंगे, 60% खा लेते हैं, 40% लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी घुसखोरी करते हैं। अब आप बताइए कि जब जो सामूहिक फंड आए वार्ड के लिए या पंचायत के लिए, उसमें भी तुम 60% खाए, और हमसे व्यक्तिगत जो हमको लाभ मिलता है उसमें भी तुमको घुसखोरी चाहिए, तो फिर हमने वोट क्यों दिया तुमको? आप सोचिए कि जब सामूहिक चीजों में, रोड में, गली में भी खा लिए जाते हैं पैसे, और जब किसी को शौचालय मिलता है तो भी, और किसी को प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो भी उसमें घुसखोरी जो होती है, तो फिर हमने वोट दिया, उसका मतलब क्या हुआ? अरे वोट के बदले हमको क्या मिला? कुछ तो मिलना चाहिए। सामूहिक में से भी खा लिए और व्यक्तिगत में से भी खा लिए, तो वोट देने का मतलब क्या हुआ? लेकिन फिर भी हम नहीं बोलते हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, ये सभी लोग जानते हैं। मदना पंचायत युवा संगठन की एक कोशिश है कि आपके घर के नौजवान को, आपको पंचायत के तमाम नौजवानों को जोड़ना, उनको समझाना। और अल्लाह का शुक्र है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है, कितनी सारी ऐसी जानकारियां हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, हम सबको मिल जाती हैं। तो नौजवान धीरे धीरे ही सही, देखिए कोई भी 20 साल 25 साल 30 साल की, अरे मदना पंचायत युवा संगठन के बारे में कितने लोग आपको क्या क्या चीज कहते हैं। मैं एक आदमी को कहता हूं कि आपके जो कोई भी सवाल हो, आप मदना पंचायत युवा संगठन के सदस्य हैं या नहीं है वो बात की बात है, पर मदना पंचायत युवा संगठन से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप कभी भी मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो फोन पर ही पूछ लेते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मैसेज में भी पूछ लेते हैं। और अल्लाह का करम है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी मदना पंचायत युवा संगठन के अध्यक्ष को फोन किया तो उस समय नहीं उठाया, तो बाद में किया भी नहीं, मैसेज किया उस समय जवाब नहीं दिया तो बाद में भी जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए चाहे किसी संगठन का अध्यक्ष हो, मुखिया का प्रत्याशी हो, सरपंच हो या दीगर कोई भी नेता हो, नेता की असली पहचान क्या है? नेता की असली पहचान क्या है? असल नेता कौन होता है? हम अभी पंचायत संबंधित बातें कर रहे हैं, तो हम विधानसभा और लोकसभा की तरफ नहीं जाएंगे, राज्य और देश की तरफ नहीं जाएंगे। असल नेता, असल जनप्रतिनिधि वो होता है जिस तक पहुंचना जनताओं का सबसे आसान हो। जो काम करा देते हैं वो असल नेता नहीं होते हैं। जिस नेता तक, जिस जनप्रतिनिधि तक लोगों का पहुंचना सबसे आसान हो, वो सही नेता होता है। आज हमारे यहाँ देखिए मुखिया जी जा रहे हैं, बोलेंगे कैसे? मुखिया तो हम चलते हैं, हमारे यहाँ के जो मुखिया है
हमारे यहाँ के जो भूतपूर्व हो गई श्रीमती उजाला खातून, तो उनको ये आरोप है और ये आरोप लगाया है मदना पंचायत युवा संगठन के अध्यक्ष सरफराज अहमद ने कि हमारी वर्तमान मुखिया नहीं, जो अभी हमारी भूतपूर्व मुखिया हो गई है उजाला खातून, वो दलालों की मुखिया है, वो ठेकेदारों की मुखिया है, वो गठबंधन के सरकारों की मुखिया है, वो गरीब के गद्दारों की मुखिया है। जिस मुखिया के कार्यकाल में इंसान, ईमान, शमशान, कब्रिस्तान और धार्मिक स्थान तक तो लूट लिए गए, तो अब आप बताओ क्या लूटने के लिए पंचायत में बचा क्या? ईमान नहीं लूटे, लूटे, इंसान नहीं लूटे, लूटे, शमशान नहीं लूटे। तो गिरगंज के शमशान की और जमैया बाजार के शमशान की नेट पे डिटेल है कि कितने पैसे आए और कहाँ गए, पता कर लीजिए। उसी तरीके से कब्रिस्तान भी लूटे और मधेश्वर स्थान धार्मिक स्थान है। मधेश्वर स्थान में इतने पैसे आए थे, इतने पैसे आए थे कि अगर उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके बना दिया गया होता तो आज कहीं से भी लोग आते नहीं होता, पर्यटन स्थल, घूमने का स्थान, तो वो मधेश्वर स्थान हो चुका होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम जिस पंचायत में रहते हैं वहाँ पर इंसान, ईमान, शमशान, कब्रिस्तान, धार्मिक स्थान, तमाम के तमाम चीजों में अब कुछ बचा नहीं है बहुत ज्यादा लूटने के लिए। तभी तो कहते हैं अरे हमारा ही लूट के हम ही तो कहते हैं कि अरे देख लेंगे, पैसे पे खरीद लेंगे। धनबल के आगे जनबल का कोई मोल नहीं होगा। ये हमारे लिए शर्म की बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई भी अगर कहता है कि हम धनबल से जनबल को हरा देंगे, तो ये हमारे लिए नहीं, हम सब के लिए शर्म की बात है। क्योंकि डायरेक्ट ईमान खरीदने की बात आ गई। तो मदना पंचायत युवा संगठन ने समय समय पे जो भी जागरूकता की जरूरत लगी, हमने वो जागरूकता किया है, हमने वो जागरूकता किया है। अब सबसे बड़े जागरूकता की जरूरत है। अब जो समय आ गया है, ये सबसे बड़े जागरूकता की जरूरत का समय आ गया है। अब आप पूछिएगा कि क्यों, अब आप पूछिएगा कि क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। हमने, आप लोगों को पता होगा कि हमने डीलर के खिलाफ आवाज उठाई थी, लोगों को वहां पर जा करके बताए थे कि 1 रुपया भी ज्यादा नहीं ले सकता, 1 कनमा भी कम नहीं दे सकता, काट नहीं सकता। सिर्फ एक होता है बोल के बताना, एक होता है बोल के बताना, एक होता है वहां पर बैठ के करके दिखाना। तो हमने क्या किया, हमने वहां बैठ के करके दिखाए। रोड बनने से पहले बोर्ड का लगना जरूरी है, हमने आपको सिर्फ बताया नहीं, हमने आपको करके दिखाया, हमने आपको करके दिखाया। डीलर अनाज कम नहीं दे सकता, प्यार से जो भी हो सकता है, मनमानी, धांधली, दादागिरी, गुंडागर्दी से कुछ भी नहीं हो सकता। हमने आपको करके दिखाया कि जो आपका हक है वो आपसे कोई नहीं ले सकता। ये हमने जागरूकता किया अलग अलग तरीके की। अब चूंकि पंचायत चुनाव आ चुके हैं और अब जरूरत है सबसे बड़े जागरूकता की, अब जरूरत है सबसे बड़े जागरूकता की। बोलिए क्यों? क्योंकि जब हमने रोड पे आवाज उठाई कि पहले बोर्ड लगाओ फिर रोड बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ, हमने आवाज उठाई, हमने जागरूक किया लोगों को, उनको करना भी पड़ा। लेकिन फिर भी अगर 14 पंचायत में से कहीं पर भी अगर रोड नहीं बने, अगर रोड नहीं बने, अगर रोड नहीं बने, जो लोग इधर उधर मेहरबानी करके, मैं बहुत दूर से आया हूँ भाई साहब, बिहार से होकर, उत्तर प्रदेश से होकर, मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र आया हूँ। ये तो ज्यादा समय नहीं होगा आप लोगों का। तो मैं ये बोल रहा था कि जागरूकता करके हमने दिखा दिया है, जागरूकता करके हमने, देखिए जिनको चाय को ज्यादा ध्यान है वो चाय को ध्यान देगा, कुछ लोग इधर भी ध्यान देते रहते हैं हमारा, क्योंकि हमको जितना समय मिला है उतने ही समय में हमको हमारी बात रखनी। तो मैं ये बता रहा था कि जागरूकता हमने बोला नहीं, सिर्फ जागरूक होने के लिए हमने आपको नहीं कहा, हमने प्लॉट पे, धरातल पे आपको जागरूक करके दिखा दिया। आज कहता है दलाल, आज कहता है ठेकेदार, आज कहता है भ्रष्टाचारी बैंक के लोग कि कौन है सरकारी काम से हो
कोन एहन सरकारी काम छै जाहिमे पाइ नहि लगै छै, जिनमें घूस में लगे थे। उन दलालों को और भ्रष्टाचारी गैंग के लोगों को कहना चाहता हूँ कि मदना पंचायत युवा संगठन के अध्यक्ष ने आयुष्मान भारत में पंचायत में जितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए, किसी से कुछ लोग 1 रुपया लगा क्या, तो ये झापड़ है भ्रष्टाचारी गैंग के लोगों पे। और ये आप लोगों के लिए सीख है, जब ये कहा जाता है आप लोग भी मान लेते हैं, ये आपकी भी गलती है, ये आपकी भी गलती है। हम भी करते हो, नहीं करते हो, की है करते हो, वो बोलता है तो कौन एहन चीज से जो करने लगे थे वो घुसखोरी लगता होगा, लेकिन जब चाह लेंगे तो नहीं लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब चाह लेंगे तो नहीं लगेगा, लगते होंगे। आज धमरिया पंचायत है आपके बगल में, आप लोगों के कितने को रिश्तेदार होंगे वहां पर, आज कितने लोगों के रिश्तेदार आप पता कीजिए। जब धमरिया पंचायत आदर्श पंचायत में आ चुका है, आइडियल पंचायत में, पता है आप लोगों को, धमरिया पंचायत आदर्श पंचायत की कैटेगरी में आ गया है। क्या वहाँ पर मुखिया को उसको आसमान से खरीदते हैं, उसके बाद बिहार सरकार आके सरकारी होती है, आखिर स्थिति बेहतर वहाँ पर क्यों है। आज बाप को भी प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, और बाप से जब बेटे 3 के 3 अलग हो गए तो तीनों बेटों को मिला, क्यों मिला, क्योंकि वहाँ का मुखिया जो है वो निष्पक्षता से काम करता है, पक्षपात से काम नहीं करता है। हमारे यहाँ स्थिति थोड़ी खराब क्यों है, क्योंकि हमारी भी आदत खराब है। जब इलेक्शन आते हैं, अभी इलेक्शन का टाइम बताया ना मैंने, अभी इलेक्शन आए, आप क्यों वोट दोगे, आपको कह दिया है तो और गली बना दो, तो आप क्या सोचते हो कि साला पूरा पंचायत भाग में जाए, मैं तो वोट किसके दिमाग में भाई तुम्हारा गली आपका गली बना दे, आप पूरे पंचायत को लूट के खा ले। अल्लाह के घर में भगवान की नजरों में आपको जवाब देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप ईमान की खरीद फरोख्त में डायरेक्ट शामिल हो, ये ईमान का खरीद फरोख्त है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो हमले किए जाते हैं, हमारे जमीन को जो आज इतना दबा दिया गया, ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि हम ये नहीं बोल सकते रहे हमारे गली में रोड बना रहा है, पहले वोट लगाओ। ऐसा क्या किया है आपने कि आप इतना भी बोलने की आवाज नहीं लगाते हो, तो आप सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हमारे बाप दादाओं ने नहीं सोची तो हमने कैसे जिंदगी गुजारी है हम जान रहे हैं। अगर हम लोगों ने भी नहीं सोचा तो हमारे बच्चे वैसी ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे हमारे बाप दादाओं ने दलाल ठेकेदार और भ्रष्टाचारी बैंक को गुलाम करके जिंदगी गुजार ली। हक होते हुए भी, हक मानते हुए भी आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि दलालों का जमावड़ा है हर गाँव में, उसको मतलब ही नहीं है वोटर से। जो इस प्रकार के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी गैंग के सरदार हैं, उनको वोटर से मतलब नहीं है, उनको दलालों से मतलब है। ई गांव में 5 गो, उ गांव में 5 गो, उ गांव में 5 गो, 50 देखिए। एक बात आप जान लीजिए, दलाल की पहचान कैसे करेंगे, दलाल की पहचान कैसे कीजिए, काम कुछ नहीं, अच्छाई पर उतरे ही जितना हजारा आपका। दिहाड़ी भी नहीं करेंगे, हम दिहाड़ी भी नहीं करते। हमारे यहाँ की स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। अच्छा, अभी कोई नया खेल नहीं है, बहुत पुराना खेल है, लेकिन चूंकि वो खेल शुरू हो गए हैं पंचायत में, तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। और वो खेल ये है कि जिस दिन पंचायत चुनाव के घोषणा हुए, आप पता कर लो आप में से कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके घरों से 4 गो फोटो दही, आधार कार्ड दही, आप ये दही कथी देते हो, तो थोड़ा इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में सबसे ले लिए गए होंगे, लगभग 5 साल का। जब सत्ता में थे तब हमको नहीं मिल रहा था इंदिरा आवास, आज जब सत्ता तुम्हारा जा रहा है तब तुम इंदिरा आवास दिलाओगे, कैसे, कारण क्या? देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, कसम खुदा की हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। और समझने वाली बात ये है कि कोई भी चीज जो सरकार की तरफ से आता है तो वितरण पहले हो जाता है, नहीं किस किस को मिलेंगे, क्या करते हैं, कुछ लोगों के रोक के रखते हैं, आपको मिल जाना और आपको पैसे मिल जाना, आपको लाभ मिल गया, आपका नाम आ गया, आप उसमें एलिजिबल हो,
ये लोग क्या करते हैं 4, 6, 10। आपको क्या लगता है जो 10 लोगों के दम पे पंचायत चलाता है वो कैलकुलेशन पेपर पे करता है कि इस वार्ड से 5 लोगों का रोक लो, उस वार्ड से 2, 3 लोगों का रोक लो और पेपर पूरे पंचायत से उठा लो, पेपर पूरे पंचायत के लोगों से उठा लो, ठीक है। और इनको तो पहले ही मिल चुका है, खाली बांटना है, तो पेपर सबका उठा लिए और जिनको पहले ही मिल गया तो उसको बांट दिए। तो आपका नंबर अगर पहले ही था आपको मिल गया तो आप ही नहीं कहोगे हमको तोरे से पेपर तो लेके हमको तो मिल गए तोरो मिल तो कहिएगा कि नहीं कहिएगा। यही होता है तो आदमी लालच में छाप देता है। और अभी 1 साल से नहीं हो रहा, ये 5 साल से नहीं हो रही है, इतिहास बहुत पुराना है मतलब पंचायत। तो हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि जो हमको लिस्ट आपको क्या लगता है 1,50,000 रुपए की योजना का लाभ सरकार बिना जांच पड़ताल के बिना कोई चीज के बिना लिखावट कर देगा किसी को। इसमें प्रायोरिटी होती है कि किसको इंदिरा आवास मिलेंगे, उसमें 10 चीजें होती हैं, ये तब आज आपको पता है अपने पंचायत के कितने शक है, मुझे पूरा शबा है पूरा मजबूत कि हमारे पंचायत के कितने गरीबों के प्रधानमंत्री आवास के पैसे दलाल ठेकेदार अपने पॉकेट में ले लिए। आप मजदूरों के मनरेगा के पैसे करोड़ के करोड़ रुपए साल में कहां जाते हैं? यकीन मानिए जो पुरुष है वो यहाँ कमा रहे होंगे। और अगर मनरेगा का सिर्फ मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मतलब ऐसे रोजगार की योजना जिसमें सरकार आपको रोजगार देने की गारंटी देता है। आप में से कितने को मिले? आप नहीं थे, आप भिवंडी में थे, आपका भाई या आपके अब्बा या आपकी वाइफ तो वहां पर है। और हम में से कितनी ऐसी घरों की माँ बहनें बेटियां बहुएं हैं जो रोजगार कर सकती है? नहीं, हम रोपनी करने के लिए जा सकते हैं और जहाँ पे रोपनी करने का काम और छिट्टा में माटी यहाँ से उठा करके वहां डालेंगे, उसका दोगुना मिलेगा तो हमारी बीवी बच्चे हमारी माँ बहनें नहीं जाएंगी। मिलता किसको है? तो 5-5 हजार 7-7 हजार करके अकाउंट में आए, चलो निकालो, अंगूठा लगाए, उसको 200 दे दिया, आप खुश हो गए, आप खुश हो गए। ऐसी बहुत चीजें हैं, ये ऐसी कोई भी चीजें हैं ही नहीं। देखो चोरी का मतलब क्या? छुपाना, दिखा करके तो चोरी होती नहीं है। जो जानकारी नहीं आपको दे रहे हैं किसी चीज की, वो अगर कुरान शरीफ पर भी हाथ डाल करके कसम खा ले तो आप ये मान के चलो कि वो फिर भी चोर है, क्योंकि जानकारी नहीं दोगे और तुम कहोगे कि हम ये तुम्हारा कर देंगे, तुम हमको समझाओगे नहीं। आम सभा का हमको पता ही नहीं चलता है, वार्ड सभा का हमको पता ही नहीं चलता है, सारी की सारी योजनाएं भ्रष्टाचारी गैंग के लोग एक दिन में बैठते हैं, इस दलाल के दरवाजे को बनाना है। अभी तो मजदूर तो मजदूरी करने आएगा ना जी, मजदूर तो मजदूरी करने आएगा ना, तो दलाल के दरवाजे बनाएंगे तभी ना वो दलाली ठेकेदारी करेगा पंचायत में, तभी ना वो गरीबों को गुमराह करेगा कि ये साहब बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि हिंदू मुस्लिम पर ही आ जाते हैं। नहीं, जब हम जोल्हा सेठ से थक जाते हैं, जोल्हा सेठ से जब हम थक जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है। एकरा नेट भाग तो ई भाजता नहीं, 4 लोग एक समाज के लोग, 4 हिंदू समाज के लोग और 4 मुस्लिम समाज के लोग, नहीं, जो भ्रष्टाचारी गैंग से जुड़े हुए हैं वो क्या कहेगा? ये ओकरा ने वक्त मियाँ मुखिया बन जेता, ओकरा को कहेगा कि उन्हें वक्त हिंदू मुखिया बन जेता, और फिर गरीब धर्म और आस्था में तो सब फंस जाता है भाई। नहीं, बीवी बाल बच्चे में हम नहीं फंसते हैं, बीवी बाल बच्चे में हम नहीं फंसते हैं, लेकिन धर्म के मामलों में, भगवान के मामलों में, आस्था के मामले में तुरंत फंस जाते हैं। तो आदमी क्या सोचता है? भाई जो होगा सो होगा, तो सांप्रदायिक चीजों को बर्दाश्त नहीं करता है। यही सबसे बड़ा चीज है जो हमको समझना। एक वोट है आपका एक वोट है, और एक वोट आपका एक वोट मतलब क्या? मतदान। और मतदान मतलब क्या? एक प्रकार का दान। आप अपने विचार का दान करते हो, आप अपने मत का दान करते हो। तो जो लोग देते हैं
मतदान को खरीदने के लिए या मतदान को लालच से या किसी भी चीज से प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का लालच जो देते हैं वो भी गुनाह में शरीक है। और जो लोग देखिए बाकी चीजें बेचिए, आपका पेन है, पेन बेच दिए 5 रुपए का 4 रुपए में, वो गुनाह नहीं है। पर जो दान होने वाली चीज है, दान के दाम होते हैं, दान का कोई दाम होता है क्या? दान का कोई दाम नहीं होता है। हम भी लगाते हैं और उसका तो धंधा ही वही है। 20 लाख लगा दिए एक चुनाव में, 1 साल में 1 करोड़ मार लिए, तभी ना सट्टा कट्टा और भट्टा का बिजनेस चालू हो गया। जब तक पंचायत को नहीं लूटेंगे तब तक कैसे? जब तक पंचायत को नहीं लूटे, गरीबों को नहीं लूटे, तब तक कैसे सट्टा कट्टा और भट्टा का बिजनेस कैसे शुरू हो गया? यही सट्टा कट्टा और भट्टा का बिजनेस से मदना पंचायत भ्रष्टाचार का भंडार बन गया है। ये हमको समझना है, ये हम लोगों को समझना है। नहीं समझे कुछ नहीं होना है। जैसे आपके पिछले साल, पिछले 5 वर्षीय, उससे पिछले 5 वर्षीय, उससे पिछले 5 वर्षीय, उससे पिछले 5 वर्षीय हमने काटे हैं और काट लेंगे, लेकिन बेदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरी खाना है, जितना जरूरी शिक्षित होना है, जरूरी पढ़ना लिखना जरूरी है, काम करना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी बेदार होना है। बेदारी का मतलब ही जागरूकता है और हम जागरूकता जनहित जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी मदना पंचायत युवा संगठन की जो छुपी हुई होगी। आज मैं जो यहाँ पे आया हूँ जनसंपर्क करने, तो मेरा एक ही मकसद होता है, एक साथ अपनी बात सबके साथ, एक साथ अपनी बात सबके साथ करूं। ऐसा नहीं कि वो दरवाजे गए उसके कान में कहे, वो दरवाजे गए उसके कान में कहे। इससे भी समझिए, देखिए थोड़ी चीजों में तो आपको खुद का अपनी सोच लगानी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है यार, कि सार्वजनिक चीजों को छुपा के करना, छुपाना, ये क्या बात हो जाती है। कोई भी जानकारी है? आपके पंचायत के सरपंच का नाम क्या है? देखिए आपके पंचायत में जो अभी सरपंच थी 15 जून तक जिनका कार्यकाल था, जहाना खातून। दिमाग पे जोर डालना पड़ता है ना, दिमाग पे। तो चित्रण किया गया है ये नहीं, ओरिजिनल मुखिया नहीं रहता है, डुप्लीकेट मुखिया घूम रहा होता है और हम मान रहे होते हैं कि यही मुखिया, इससे क्या पूछते भाई। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि होना ही नहीं चाहिए मेरी नजरों में, जिस तक लोगों का पहुंचना आसान ना हो। लोग 1 सेकंड के लिए, वो नेता अच्छा नेता ग्रासरूट लेवल का, ग्राम पंचायत लेवल का नहीं हो सकता है, जिस तक पहुंचने में लोगों को सोचना पड़ेगा वोट हम इसका भी एक ही वोट, आपका भी एक ही वोट, मेरा भी एक ही वोट। अब काम होगा तो ढूंढेंगे। दलाल ठोकर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कोई आप तक नहीं आए, डायरेक्ट नहीं पहुंचे, जरिए से पहुंचे, ताकि उसको खर्चे कैसे निकलते हैं। देखिए कितना स्कीम चलता है, कैसे स्कीम चलता है। दलाल इसलिए पाले जाते हैं कि आप आसानी से उस तक नहीं पहुंच पाओ, और जब आसानी से आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे तो उस दलाल का खर्चा उसको 25% उठाना है, 75% आपको उठाना है। क्यों? क्योंकि वो कहीं लगेगा 5 रुपए का तो फॉर्म, 5 रुपए का अगर फॉर्म लगेगा तो कहेगा 50 रुपए, तो वो उसके पास नहीं जाएंगे, दलाल के पास चले गए। खर्चा किसको उठाना पड़ा? आपको। उसको कब उठाना है? जब चुनाव आएंगे तो डेली। ये हमको समझनी है। हम ही को हर सारा का सारा चीज हमारे ही पैसों से किया जाता है। नहीं, कल तक तुम पीनी बेचते थे, नहीं, कल तक तुम पान बेचते थे, कल तक तुम पंचर बेचते थे, बनाते थे, कल तक तुम बिस्किट बेचते थे। हम कमाते उतने ही थे जितना तुम, हमारा भी बाप उतना ही कमाता था जितना तुम्हारा। आज तुम्हारे पास 2 तल्ला कैसे जी? आज तुम्हारे पास 2 तल्ला कैसे? चलो वो भी बुरी बात नहीं है, पर सीना चोरी, ऊपर से सीना चोरी भी। तो मैंने कहा ना कि सीना चोरी और घुसखोरी, भ्रष्टाचार को खत्म करना है,
भ्रष्टाचार वैसे कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन भ्रष्टाचार की रफ्तार पे अगर लगाम लगानी है तो सीनाजोरी, चोरी और घूसखोरी, इन पे लगाम लगाना जरूरी है। तो मैं उस बात पे था कि हमने अलग तमाम प्रकार की जागरूकता की सभा की, तमाम प्रकार की जागरूकता की सभा की। अब जो जागरूकता हमको सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे नजरों में, वो है मतदान की जागरूकता। क्योंकि ईद, होली, दिवाली तो आप 5 बार मनाने जाओगे, ईद, होली, दिवाली 5 बार मनाने जाओगे, और मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। नहीं, ईद से भी बड़ा, होली और दिवाली से भी बड़ा अगर कोई पर्व लोकतंत्र के लिए है, हम लोग लोकतंत्र वाले देश में है ना, लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा पर्व मतदान का मौका होता है। पर अफसोस देखिए, ईद मनाने के लिए, होली मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए लोग विदेश से भी आ जाते हैं, पर मतदान के समय में दम छोड़ना गलत है। ये सोच आपकी, आप नहीं जा सकते अलग बात है, उन लोगों की सोच तो और भी गलत है जो 10 आदमी बैठे होते हैं, एक आदमी का जाने का मन होता और कह देता है कि दम छोड़ना, बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके मत से आपको फायदा हो ना हो, आप जो मतदान करते हैं उससे आपको फायदा हो ना हो। हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं, अब मान लो कोई टीचरे हैं, तो सरकारी उसको कभी लाभ मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो आपके मतदान का आपको फायदा मिले ना मिले, पर 1000 गरीब मजदूर को फायदा मिलना ही मिलना है। आपका मतदान और इसलिए भी जरूरी होता है कि आप मतदान अपने लिए नहीं करते हो, जो दान कर देता है वो भूल जाता है। दान का मतलब क्या? उम्मीद नहीं लगाना, कर दिए भगवान के नाम पे दान, दान वो होता है। तो हम गरीबों के वरदान के लिए मतदान करते हैं कि हमारा मतदान गरीबों के लिए वरदान हो, और जब हमारा मतदान गरीबों के लिए वरदान होगा तो जहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार सैकड़ों लाभ भेजती है, तो वही बलिदान गरीबों के लिए एक दिन जीवन दान हो जाता है। तो मतदान को आप इतना छोटा नहीं समझिए, दान समझिए, क्योंकि ये जीवन दान बन के आता है गरीबों के लिए। कई बार आप लोग बाहर हैं, ठीक है, और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि एक होम चलाने वाला की क्या स्थिति रहती है साल दर साल। मैं भी होम चलाने वाले का बेटे हैं, ऐसा तो हम नहीं कि कोई बहुत बड़े रईस खानदान से आया हूँ, नहीं, रईस बाप का बेटा हूँ। हमारे विरासत में हमारे बाप को कितने न कितनी जमीन जायदाद मोटर बंगले मिले हुए हैं। मैं भी होम चलाने वाले का ही बेटा हूँ, इस बात पर किसी को शक है क्या? नहीं, मैं भी आप ही की जैसे होम चलाने वाले का ही बेटा हूँ। तो मैं होम चलाने वालों की क्या स्थिति होती है वो आज से नहीं जानता हूँ, जब से होश संभाले होंगे तब से ही जानता। जब से खत जाते थे ना, अब तो कैसे है घंटी में 15 दिन बाद पता चलता था कि अब ठीक है। नहीं, बीवी बच्चे कैसे हैं घर पे, 15 दिन बाद अब्बा को पता चलता था कि अच्छा ठीक है। तो वैसे भी दिन हमने देखे। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि वीडियो कॉलिंग हो जाता है। टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दीजिए उन साइंटिस्टों को जिनको अल्लाह ने इतनी दिमाग दी कि आज हम सामने सामने हो जाते हैं। हर चीज में हम ऊपर जा चुके हैं, सिर्फ हमारी सोच अभी तक। हर चीज में भी आज आप देख लो, फैशन के जमाने में 5 साल पहले कैसे फैशन थे, आज हम लोग को देखो, एक से फैशन। फैशन में भी पीछे था, कमाई में भी पीछे था, महंगाई में भी पीछे था, हर चीज में पीछे था। दवाई मिलने में भी हम पीछे थे। नहीं, पहले दवाई आसानी से नहीं मिलती थी, कुछ अंदर में नहीं मिलता था, झंझाट में रहूँगा जाओ, आज तो हो जाएगा। हर चीज, मेरे कहने का मतलब हम हर चीज में आगे बढ़ गए हैं, हम हर चीज में आगे बढ़ गए हैं। सिर्फ गरीब मजदूरों की सोच अभी भी वही है। तो मैं एक बात पहले बोला था 15 मिनट पहले कि किसी ने पूछा कि भाई गरीब मजदूर इतना मजबूर क्यों है। किसी ने कहा कि गरीब मजदूर इतना मजबूर क्यों है, तो किसी बहुत बड़े लोगों ने कहा कि उसका कारण यह है कि गरीबों की, मजदूरों की सोच को छोटा कर दो, उसके सोचने की क्षमता को छोटा कर दो, गरीब अपने आप मजबूर भी हो गए। बोला कैसे, उदाहरण पे कैसे समझेंगे?
उदाहरण में कैसे समझेंगे? अच्छा मान लीजिए कोई मेरा समर्थक होगा, भैया मदरा पंचायत युवा संगठन का समर्थक होगा, तो दूसरे समर्थक वाले लोग अगर ये बोल दे कि हम जाएंगे यहाँ से वहां, हम भिवंडी से जाएंगे घर, मतदान की जागरूकता में हिस्सा लेंगे, तो क्या कहेगा? पागल है, कमाएगा कि यहाँ जाए, यहाँ ये करेगा। जब मैंने कहा छोटी सोच क्यों है? अब उसका उदाहरण, अगर एक बंदा भिवंडी से 15 दिन की कमाई को अगर चाह ले कि हमारी 15 दिन की कमाई नहीं होगी, हम जाएंगे और आ जाएंगे किसी भी काम के लिए, चाहे चुनाव हो, होली हो, दिवाली हो, कोई भी चीज हो, 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा एक रूम चलाने वाले का कितने का नुकसान? 10,000। एक पगार 10,000 में लगभग। अब कोई बहुत भीड़ रहता है, 10-12 लोग फेल दिया ढंग से तो 12-15 पहुंचा देता होगा, नहीं तो 10 है, नहीं 8-9-10 तो 10। अब ये सोचिए, मैं क्या बोल रहा था कि मजबूर क्यों है? क्योंकि उसकी सोच को लंबा नहीं होने दिया है, छोटा कर दिया है। कैसे? 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, अगर हम हिम्मत करके जाने की बोल भी रहे हैं तो सामने वाला दबा दे रहा है, जबकि हमारा 15 दिन का नुकसान है, और 15 दिन का नुकसान हमारा 10,000 का है, और 10,000 का नुकसान मतलब 1 साल के 2,000 रुपये हम नुकसान कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 5 साल में एक ही बार तो चुनाव, तो अगर 10-15 दिन के लिए गए, 15 दिन ड्यूटी नहीं किए तो 10,000 का नुकसान ना। तो 10,000 का नुकसान कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। तो 1 साल का नुकसान 2,000, 1 महीने का नुकसान लगभग 150 रुपए। और हर साल हम अभी पिछले 2-3 साल से हर साल हम 2-3 लोन लेकर के हर लोन पे 12-15 हज़ार एक लोन पे इंटरेस्ट दे देते हैं, एक लोन पे इंटरेस्ट दे देते हैं। अकाउंट अपना नहीं खोला है, अपनी बीवी का नहीं खोला है, उस चक्कर में भी हमारे कितनी बार लगाए अंगूठे हैं। 1500 कहते ले भी गए, 500 देखा, 1500 उसको पता है कि मैं इसका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, बैंक जाएगा पता करने के लिए अपने अकाउंट के लिए 1000, फिर 1500, 500 छोड़ दिए, 500 आपको दिए, बाकी पहुंच गए। तो ये धन की सोच को कमजोर कर देता है। तो आज मजदूरों को 150-200 रुपये भी रिस्क लेने के लिए अगर कोई उत्साहित नहीं करे, नहीं, अगर आप 5 साल के लिए 10,000 रुपये का भी नुकसान करने के लिए तैयार नहीं हो और चाहते हो कि हमारा भला हो ना हो पर हमारे पंचायत के गरीब का भला हो जाए, तो कैसे होगा? आप बताइए कैसे होगा? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको सोचना पड़ेगा किसी भी चीज में, किसी भी चीज के लिए। आप एक ऐसे देश में रह रहे हो, यहाँ पे मुख्य कानून नहीं है, नहीं, यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है, जितना अधिकार मेरे पास है उतना अधिकार आपके पास है, नहीं। इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, आपको रामायण और पुराण भले बचाए न बचाए, लेकिन संविधान आपको बचा लेगा। लोकतांत्रिक देश में रामायण और पुराण आपको बचाए न बचाए, लेकिन संविधान आपको बचा लेगा। क्योंकि जब आप न्यायपालिका के पास जाओगे तो ना वो रामायण को मानता है, ना पुराण को मानता है। अरे कोर्ट कचहरी में रामायण पुराण में से किसी चीज को मानता है क्या? नहीं। किसको मानता है? संविधान को। और संविधान ने जितना पावर आपको दिया है उतना पावर हमको भी दिया है, जितना अधिकार आपको दिया है उतना अधिकार हमको भी दिया है। तो रामायण और पुराण अब दोनों अपनी अपनी जगह हैं। रामायण पुराण दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रामायण है और कुछ लोगों के लिए पुराण है। संविधान सभी लोगों के लिए है, आपके लिए रामायण हो तो भी और आपके लिए पुराण हो तो भी, संविधान भी आपके लिए है। हमको यही चीज समझनी है, संविधान की ताकत को समझना है। संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं, आज मैं क्यों बोलता हूँ, अरे आज भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी क्यों बोलता हूँ, चोर को चोर क्यों बोलता हूँ, खुलेआम क्यों बोलता हूँ, जहाँ पे घुसखोरी चोरी हुआ है, लूट हुआ है, वहां पे जाकर के लाइव क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये ताकत हमको मेरे बाप ने नहीं दिया, ये ताकत मुझे मेरे बाप ने नहीं दिया, ये ताकत मुझे मेरे संविधान ने दिया है, ये ताकत आपको भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम तमाम लोगों के पास समान अधिकार है, समान अधिकार है, किसी के पास न कम न किसी के पास ज्यादा। तो आप रामायण पुराण का के अधिकार का उपयोग कितना करते हो? जो लोग रामायण पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे, पुराण की बातों को
कितना मानते हैं वो लोग, कुरान पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे। संविधान के बारे में तो जब रामायण कुरान से हम सही से नहीं वाकिफ है, संविधान से हम कितना वाकिफ होंगे ये मैं समझ सकता हूँ। अरे हिंदू जाति के लोग होकर के रामायण से अगर आप अच्छे से वाकिफ नहीं हो, एक मुस्लिम जाति के लोग होकर के आप कुरान से आप अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं हो, और आप संविधान से भी अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं हो, तो नहीं तो भगवान तो नरक लोग और क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग और नरक के लिए, जन्नत और जहन्नम के लिए। अरे अल्लाह आपसे कब सवाल पूछेगा, भगवान कब पूछेगा? जीते जी तो आता नहीं है पूछने के लिए, पर संविधान जीते जी ही आपको ताकत देगा, मरने के बाद नहीं। मर गए आपका नाम कट गया, जाओ। तो कम से कम खुद भी और अपने बच्चों को भी नहीं संविधान को समझने की सलाहियत दे। आजकल तमाम चीजें मोबाइल पे आ जाती हैं, मोबाइल का सहारा लें, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। नहीं अब वो जमाना नहीं रहा। देखिए अगर अब कोई भी गरीब कह देता है कि मेरा बेटा पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, अब अगर कोई भी गरीब कह देता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पैसों की वजह से नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल। जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमको याद है, हमारे गांव के लोगों को भी याद होगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे हमने 3 महीने चक्कर काटे एजुकेशन लोन के लिए। शिक्षा का जो लोन होता है उसके लिए गारंटर नहीं मिला। मेरे गांव के अच्छे से अच्छे दिग्गज लोग जिस तरीके से आप ऑपरेशन कराने जाते हो तो चाहे कितना बड़ा चीरा लगाए या दिमाग चीरे या पेट, साइन करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से कोई भी लोन लेने के लिए आपको साइन गारंटर का चाहिए। तो जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है वो तो साइन करता नहीं है, वो दूसरा करता है, उसका बाप भाई उसके समाज के लोग। ठीक उसी तरीके से लोन लेने के लिए गारंटर ही चाहिए होते हैं। हमको गारंटर नहीं मिला और हमको लोन नहीं मिला, तब शायद पता है हमारे गांव वाले लोगों को पता होगा, शायद तभी जमीन भी बेचे गए, रिश्ते के नाम पे पैसे भी लिए गए, ठीक है। और जब उससे भी नहीं पड़ा तो भिवंडी में भी चंदे हुए, तब जाकर के मैं पढ़ा। अब वो स्थिति नहीं है। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आ चुका है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाया है, जिसमें कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो सरकार उसको 4 साल के लिए 4 लाख रुपए का मदद करने के लिए तैयार है। तो अब आप कह सकते हैं कि आप गरीब हो, आप नहीं पढ़ना चाहते हो? नहीं कह सकते हो। तो दूसरी चीज, एक और अच्छी चीज, पहले हमको हाई स्कूल करने के लिए मध्यस्वर स्थान जाते थे तो लड़के तो चले जाते थे, खास करके जिस समाज में हम रहते हैं तो लड़कियों पे थोड़ा ऐसा रहता है कि चलो बाहर नहीं निकलेगी। अब हाई स्कूल हमारे पंचायत में इकलौता हाई स्कूल है, अकेले हाई स्कूल है जो महिला उर्दू है, जहाँ पे हाट लगता है, वो हाई स्कूल है। तो अब हमारे बच्चे और आपके बच्चे अगर बिना पढ़े लिखे निकल आएंगे तो दुर्भाग्य का दुर्भाग्य ही रहेगा। नहीं तो कम से कम देखिए, तालीम और सही तालीम में बहुत अंतर होता है। कई बार मैं देखता हूँ कि सोचता है 10वीं 12वीं करा लिए तो पढ़ा दिए, नहीं। अगर 10वीं 12वीं करने के बावजूद भी अगर उसको लोन भी चलाना है तो फिर ये पढ़ना हुआ क्या? नहीं, ये हुआ कि आपके पास सर्टिफिकेट है और आप साइन कर सकते हो। बाकी कमाओगे तो उतने ही जितना एक बिना पढ़ा लिखा आदमी कमा रहा है। तो शिक्षा आपके तमाम चीजों में एक सकारात्मक बदलाव लेके आता है, और अगर कोई शिक्षा आपके तमाम चीजों में सकारात्मक बदलाव न लेके आ रहा हो तो मतलब आपकी शिक्षा सही न दिया है ना लिया है। तो जितने भी लोग हैं शिक्षा को थोड़ा सा ऐसे ले, 10वीं 12वीं के बाद सरकार मदद करने के लिए तैयार है, 4 लाख रुपए 4 साल के देती है। जिस तरीके से घर पे भी आप अपने बच्चों को रखोगे, सरकार रहने का, पढ़ने का, स्कूल फीस का, ट्यूशन फीस का सब दे देता है। आपको खाली क्या देना है? पॉकेट खर्च। तो आपके बच्चे घर में पढ़ेंगे तो आप पॉकेट खर्च देंगे। तो इससे अच्छा है कि सरकारी योजना से पढ़ ले, सरकारी लाभ से पढ़ ले। उसके बाद लोन ऐसा नहीं, वैसा लोन नहीं है कि आप पढ़ ही रहे हो और कहेगा गया पैसा ला। ऐसा नहीं है कि आप हमसे 50,000 लिए अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, कल तक हमको जरूरत नहीं तो आज जरूरत हो गया तो आपका बेटा पढ़ा ना पढ़ाओगे पैसा ला। जब तक आपका बच्चा एजुकेशन ले रहा होगा
तब तक आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और कुछ चीजों में तो ऐसा भी है कि वो एजुकेशन लेने के बाद अगर सही नौकरी नहीं पाया तो उसको भी ब्याज में भी रियायत है और उसमें भी रियायत है। अब देखिए, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता, चाहे सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आज तक आपने सुना आपको सरकारी जितने लाभ मिल रहे थे वो बंद हुए क्या? एक उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ होगा राशन, हुआ होगा ना, बीजेपी आया तो बंद हो गया क्या? बंद नहीं हुआ। मजबूरी आई आपके पास तो लगा सरकार को कि भाई नहीं अभी डबल देना चाहिए, डबल भी दिया, फ्री भी दिया। तो सरकार की कोई भी स्कीम, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, वो तो आप जिसके समर्थक हो आपको लगता है कि हम इसकी सरकार रहे तो हमको बहुत मजे आएंगे, नहीं भले लाभ मिले ना मिले, कम से कम आत्मा को तो संतुष्टि रहेगा ना कि हम कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस का सरकार है मतलब हमारा सरकार है, और जो बीजेपी के हैं तो अगर बीजेपी का सरकार है तो हमारा सरकार है, यही होता है। बाकी लाभ में गरीबों को मिलने वाले किसी भी प्रकार के लाभ में सरकार कोई भी कटौती नहीं करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। नहीं, मनरेगा योजना अरे भरे लूट होता है, पर बीजेपी कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में शुरू हुई, अभी भी चल रही है। नहीं, पहले इंदिरा आवास के नाम से वो योजना था, आज प्रधानमंत्री आवास के योजना के नाम से है। पहले केरोसिन तेल मिलते थे, गैस सब्सिडी में मिलते हैं, बाद में अब सब्सिडी होने खत्म हो गया हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकारी कोई भी लाभ जो होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, सरकार किसी की भी हो नहीं। और जब आप किसी को चुन के सरकार में बैठा देते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे या पंचायत में मुखिया के तौर पे, ये बात आपको मालूम है कि एक देश के लिए प्रधानमंत्री के पास जितना ताकत है, एक राज्य में मुख्यमंत्री के पास जितना ताकत है, एक पंचायत में मुखिया के पास भी उतना ही ताकत है, क्योंकि तीनों के तीनों जो है वो जनप्रतिनिधि, तीनों के तीनों ये बीए पास करके, एमए पास करके, आईएएस निकाल करके, मेडिकल का परीक्षा निकाल करके नहीं आए हैं, ये वोट से आए हैं। जो वोट से आते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं। नहीं, अब आप कहोगे कि मैं ये सुनता हूं कि अपने यहाँ लोग कहता है सरकारें भ्रष्ट है, सारा सुनते ही नहीं है, हर जगह लूट है, ऐसा है वैसा है। अरे इसलिए लूट है क्योंकि आप नहीं बोलते हो, आप नहीं बोलते हो तो सरकार की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि सरकार को तो आपने ही चुन के दिया है जी। अरे ब्लॉक में तो आपने ही मुखिया बिठाया ना, कि मुखिया का मतलब क्या, पूरे पंचायत में ये जो बोल दिया वो पंचायत के लोग बोल रहे हैं, ये होता है। मुखिया का मतलब ये होता है कि ये मुखिया जो बोल रहा है मतलब मुखिया नहीं बोल रहा है, वो तो एक मीडिएटर है जनता और सरकार के बीच में, ये बोल जनता ही नहीं है। तो जब आप ही का चुना हुआ व्यक्ति आप पर ही जुल्म करता है, नहीं तो उसमें सरकार का भी कोई दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आपको सरकार को सोचिए, वैसी जगह पे आप वोट देने जाते हो जहां पर कोई नहीं होता है, नहीं कोई ठीक से रोशनी तक नहीं होती है, ठीक से रोशनी तक नहीं होती है। बैलेट या ईवीएम होता है, आप होते हो और आपका सौदा होता है, तब भी कितने लोग कहते हैं देख भाई जेकर माहौल रहते न तकरे वोट दे दोगे, ये कौन सी बात हो गया? अरे वोट दिए नहीं, माहौल से, माहौल देख के क्या वोट दोगे? एक वोट का महत्व एक ही होगा, वोट आप अपनी सोच के हिसाब से दोगे, माहौल के हिसाब से क्या दोगे? पर होता क्या है जनरली लोग देखिए से रखे हुए हमको समय में देखिए जिनका माहौल रहते न तकरे दो दोगे, होता ही नहीं होता है। ये सिर्फ आप सोच के खुश हो जाते हो, ये सिर्फ आप सोच के खुश हो सकते हो। इस चीज का उस वोट देने से ये आप जिसको चुनोगे उससे कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि आप तो एक ही दोगे। जिस तरीके से आप किसको दे रहे हो कोई नहीं देख रहा है, आपके अल्लाह आपके भगवान के अलावा, उसी तरीके से वो भी किसको देगा ना आप देखोगे ना कोई देखेगा। तो फिर देखो माहौल जीवन रही से देना का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ क्या? कोई मतलब नहीं होता है। तो थोड़ा सा देखिए, आप अपनी सोच को किसी दूसरे की सोच से प्रभावित नहीं होने दें, मेरे भी सोच से नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत बोलूं। आप अपना फैसला, आप एक बार सोचिए,
आप अपना फैसला खुद बेहतर नहीं ले सकते हैं तो दुनिया का कोई भी आदमी नहीं ले सकता है। एक 2 मिनट में एक कहानी सुनाऊं क्या? 2 मिनट में एक कहानी सुनाऊं क्या? बहुत बड़ी हस्ती की कहानी है। 3 कहानियां एक साथ चलेगी। 3 कहानियां 2 मिनट में खत्म हो जाएंगी, लेकिन 3 कहानियां एक साथ चलेगी। एक कहानी है मुंबई महाराष्ट्र की। एक लड़का बचपन में क्रिकेट खेलने में उसको बहुत इंटरेस्ट रहता है, बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो वो अपने घर वालों को क्या बोलता है कि हमको क्रिकेट खेलना है। तो उसके घर वाले तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन खाला मामा बुआ फूफी बुढ़ा लड़का पढ़ेगा, बैंक की तैयारी करो, क्रिकेट खेल के क्या मिलेगा जी। ठीक है, ये एक लड़का की कहानी पहली। दूसरा लड़का यूपी के मुजफ्फरनगर का, जिसको एक्टिंग का बहुत शौक था, बहुत शौक था। इत्तेफाक से बेचारे की शक्ल वैसे नहीं थी जैसे चॉकलेटी हीरो के होते हैं, मतलब एकदम गोरा चिट्टा नहीं था, गोरा चिट्टा नहीं था, पर उसको एक्टिंग का बहुत शौक था। लोग कहे बुढ़ देखिए मैंने निक लगे थी तो हीरो के ना बन गई। अरे हम लोग क्या मतलब खूबसूरत कहा दो, तुम देखनी है भाई सही नहीं लग रहा है जी, तुम हीरो क्या बनेगा। ये दूसरी कहानी। तीसरी कहानी कर्नाटक की। एक लड़का पढ़ रहा था, एक लड़का बच्चा 3री कक्षा 4ठी कक्षा का था, पढ़ रहा था। देखा उसका टीचर, तो वो सारा बच्चा हिसाब में मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था। स्कूल में भी मीटिंग की और घर वालों को भी मीटिंग करके बुलाए, बोलो देखिए आपका बेटा जो है वो हिसाब में बहुत कमजोर है, मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है, तो ऐसा कीजिए कि आप इसके भविष्य के बारे में जो सोचिएगा तो वैसा फील्ड सोचिएगा जो मैथ से जुड़ा नहीं है। तो ये 3 कहानी हुई ना, एक क्रिकेटर की, एक हीरो की और एक वो बच्चा की जो मैथ वाला लड़का था कर्नाटक का। 3 कहानी हुई। ये अधूरी कहानी है, अभी इसको पूरी करेंगे। जी, तो ये कहानी 3 जो कहानी थी, इस कहानी का सारांश मैं पहले बता देता हूँ। सारांश ये है कि आप जो चाहते हो, आप जो सोचते हो, अगर आप उस पर उतारू हो नहीं तो आप वो चीज पालोगे, नहीं तो किसी के कहने से आपका भविष्य निर्धारित नहीं होता है। आपके भविष्य का फैसला या तो आप खुद करते हो, और आप खुद इसलिए करते हो क्योंकि आपका भविष्य लिखने वाला कोई और है। अब उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इत्तेफाक से वो लड़का क्रिकेट खेलना शुरू किया, जो शुरुआत में नहीं कह रहा था कि क्रिकेट खेल के क्या मिलेगा जी, पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मिलेगी। बोले तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है, तुम हीरो कैसे बनोगे, तुम्हारा मैथ कमजोर है, तुम मैथ में क्या करोगे। आपको आश्चर्य लगेगा इन तीनों के बारे में जान करके कि ये तीनों आगे चल के क्या बने। वो बच्चा जिसको क्रिकेट खेलने से मना किया जा रहा था, वो आज है रोहित शर्मा। वो बच्चा कौन है आज? रोहित शर्मा। इकलौता प्लेयर है क्रिकेट के इतिहास का, क्रिकेट के इतिहास का इकलौता प्लेयर है जिसने वनडे में सबसे ज्यादा शतक मारे हैं, सॉरी दोहरा शतक मारे हैं। इकलौता क्रिकेटर है इतिहास का, जब से क्रिकेट इतिहास में आया है, इकलौता क्रिकेटर है जिसने वनडे में सबसे ज्यादा दोहरा शतक मारा है। रोहित शर्मा कितने लोग जानते होंगे। इकलौता आईपीएल का कप्तान है जिसने सबसे ज्यादा आईपीएल की ट्रॉफियां। पूरा कर देता हूँ। तो पहला लड़का जिसको ये कहा जा रहा था कि अरे क्रिकेट क्या खेलेगा, तो खेल के करेगा क्या, इससे अच्छा पढ़ाई कर और कहीं सरकारी नौकरी पा, वो लड़का बना रोहित शर्मा। और वो लड़का जिसकी सूरत अच्छी नहीं थी, उसको कह रहा था कि तुम क्या हीरो बन सकते हो जी, वो लड़का है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो लड़का है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और तीसरा लड़का जिसको स्कूल के टीचर ने कहा था या समाज के लोग कह रहे थे कि यार ये हिसाब में बहुत कमजोर है,
ये हिसाब करके कर ही नहीं पाएगा तो करेगा क्या। उस लड़के का नाम है सुंदर पिचोई। सुंदर पिचोई है गूगल का CEO। गूगल का, अगर अभी आपके जीवन से गूगल को अगर दार बेदार कर दूं, अगर हटा दूं आप में से किसी के भी जीवन से गूगल को, तो समझ लीजिए कि आप रास्ते भटक जाएंगे आज के जमाने में। अगर आज आपके जमाने में आप आज एंड्रॉइड चला रहे हैं, जो प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं वो नहीं, तो वो लड़का जिसको मैथमेटिक्स में ऐसा कहा जा रहा था, उस लड़के ने IIT खड़गपुर सबसे बड़ी संस्थान है इंडिया की, सबसे रेपुटेटेड संस्थान है इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग की सबसे रेपुटेटेड संस्थान है। वो लड़के ने जिसको कहा रहा था कि मैथ नहीं कर पाएगा, ये IIT खड़गपुर से BE किया और आज बताने की जरूरत ही नहीं है, गूगल का वो CEO है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जज करने वाले तो हम भी होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, हमारे समाज में भी होते हैं। कौन क्या होगा ये उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई और उसके खुदा के हाथ में, मेरे और आपके हाथ में नहीं होता है। तो किसी को उत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित ना करें, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं हतोत्साहन में नहीं, किसी को आप उत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित करने लगते हो तो क्या आदमी का मनोबल कमजोर हो जाता है। खास करके पढ़ने लिखने वाले बच्चों का किसी को भी हतोत्साहित नहीं करें। मैं जो ये यहाँ पर कहने आया था वो ये कहने आया था कि आप लोगों ने भी देखा चुनाव के समय आ चुके हैं 5 साल में। ऐसा नहीं है, देखिए डेट सरकार इसलिए पहले ला देती है ताकि आप विकल्प पे बढ़िया से विचार करो। 4-6 नाम आपको सुनाई दे रहे होंगे अभी कि इस पोस्ट पे ये मुखिया में ये खड़े होंगे, सरपंच में ये खड़े होंगे, वार्ड सदस्य में ये खड़े होंगे। तो सरकार चुनाव से पहले जो आपको समय देती है ये 5 साल तक के लिए फिक्स फैसला है, आप अपने फैसलों को बदल नहीं सकते हो। इसीलिए बहुत सोच समझ करके सबको ये फैसला लेना होता है, इसलिए सरकार टाइम देती है। प्लस नॉमिनेशन के बाद भी टाइम मिलता है आपको। एक कैंडिडेट के, चाहे वो किसी भी पद के कैंडिडेट हो, सभी का चरित्र का चित्रण कीजिए। देखिए, कोई ना एक दिन में ईमानदार बन सकता है और ना ही कोई एक दिन में बेईमान बनता है। अगर आप बेईमानी की प्रैक्टिस करोगे तो बेईमान बन जाओगे, आप ईमानदारी की प्रैक्टिस करोगे तो ही आप ईमानदार बनोगे। आप बेईमानी की प्रैक्टिस करके एक दिन में ईमानदार नहीं बन सकते हैं। तो वो जिसकी प्रैक्टिस करता है, जिसका अभ्यास करता है, वो वैसा ही बनता है। सरकार हमारे पास समय देती है सोचने का, समझने का। देखिए, मुखिया चुनाव में डिसीजन लेना और आसान होता है। बोलिए क्यों? अब विधायक हो तो हम जानते हैं कि रामप्रीत पासवान कहाँ रहते हैं, राम अवतार पासवान कौन है, नहीं दूसरे साहब कौन है, तीसरे साहब कौन है। पर इत्तेफाक ऐसा है कि पंचायत चुनाव में हम जानते हैं ये फला साहब है, ये फला साहब है और ये फला साहब है। अच्छा, कि आसपास के ही होते हैं तो उनका इतिहास भी हमारे पास होता है। अरे मैं होऊंगा तो मेरा भी इतिहास आपके पास होएगा, ये होएगा तो इसका भी इतिहास होएगा, कोई और होगा तो उसका भी इतिहास आपके पास होएगा। ना ही कोई एक दिन में ईमानदार और ना ही कोई एक दिन में बेईमान बनता है। 5 साल के लिए लिया जाने वाला डिसीजन है ये। 5 साल तक आप अपने निर्णय पे सिर्फ पछता सकते हो। 20 साल से हम पछता ही रहे हैं, आप जान लो। हर बार चुन लेने के बाद कुछ समय बाद हम पछताने लगते हैं। तो पछताने इसलिए लगते हैं क्योंकि देखिए, हमको चुनाव के समय में मगरमच्छ की चाल, भेड़िए की चाल, मगरमच्छ के आंसू और भेड़िए की चाल को समझना जरूरी होता है। गरीब सबसे ज्यादा दयावान होता है भाई साहब, ये बात जान लो। तुरंत मोहित हो जाता है, तुरंत का तुरंत। नहीं, अभी आपसे घूस लिया है, आपसे कोई घूस लिया, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप बोलने के लिए तैयार हो, तो वो आपका घूस वापस अगर नहीं करवा दिया तो अपने पॉकेट से दूंगा, फिर भी आप तैयार नहीं होंगे। लास्ट में कहोगे धूल छेड़ दूंगा, क्या हो जाएगा। देखिए, मजलूमों पे जुल्म बहुत बड़ी बात होती है। आपके वोट से कुछ नहीं होता है, कोई किसी को जाके झापड़ नहीं मारता है। अगर किसी को मुखिया आपने चुन लिया तो वो किसी को जाके मारता नहीं है, वो गरीबों का हक मांगता है। और मजलूमों पे जुल्म किसी भी धर्म में बर्दाश्त करने के लिए
मजलूमों पे जुल्म अगर आप कर रहे हैं तो जालिम के आप मददगार हैं। आपका वोट बहुत कीमती है। नहीं, सरकार आपको समय देती है, हर आदमी को समझिए, सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। जिस समय आप जाएंगे वोटिंग मशीन पे एकदम निश्चित रहेगा, कोई कैमरे होंगे और कोई माई का लाल नहीं पता लगा सकता है कि सरफराज अहमद ने किसको वोट दिया या आपने किसको वोट दिया। कोई नहीं, आप जानोगे और आपका खुदा जानेगा। सोचना सिर्फ इतना है कि वोट आप अपने फायदे के लिए नहीं देते हो, और कभी भी इस जंजाल में फंस के वोटिंग मत करने जाइए कि अगर किसी ने तोरा दो वोट, कैसे आप हो सकते हो एक अच्छे और सच्चे इंसान की तोरा दो हाँ